नमस्कार। आज हम इस प्राचीन इतिहास के लेक्चर में मौर्य काल के बारे में समझेंगे। हम जानेंगे आखिर मौर्य काल कैसे अस्तित्व में आया और मौर्य काल की विशेषताएं क्या हैं और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसके पहले हम हड़प्पा पढ़ चुके हैं। हमने हड़प्पा में देखा था कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ और कैसे इसका अंत हुआ। इसके बाद हमने वैदिक युग पढ़ा, वैदिक सभ्यता पढ़ी और फिर हमने महाजनपद काल तक हम आए थे। हमने देखा कि वैदिक युग में अगर ये हम भारत मान लें तो यहाँ पे छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे, जिसमें कुछ ही लोग रहा करते थे। तो ऐसे ही ये कबीले जब बड़े होते गए तो उत्तर जो वैदिक काल था इसमें ये अच्छी संरचना हो गया, थोड़ी थोड़ी से राज्य जैसे गुण दिखने लगे। आखिरकार ये कबीले और ज्यादा विकसित हुए तो ये महाजनपद का रूप लेने लगे। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगी और ये शक्तिशाली होने लगे। तो तमाम महाजनपद कुल मिला के 16 महाजनपद का उल्लेख आता है अंगुत्तर निकाय में। ये 16 महाजनपद हुए। अब इसी महाजनपद की रेस में, महाजनपद की ही दौड़ में कुछ ऐसे महाजनपद थे जो और भी विशाल होने लगे, जो और भी ज्यादा पावर या शक्ति का केंद्रीकरण करने लगे। इनमें एक महाजनपद था मगध। तो साथियों, ये हमारी जो आज की क्लास है ये मगध महाजनपद से ही शुरू होती है और इसके बाद में हम देखेंगे किस तरीके से महाजनपद मगध ने अपनी शक्ति एकत्रित की और जो आसपास के जनपद थे, चाहे वो पांचाल हो, चाहे गांधार हो या अवंती हो। अवंती काफी महत्वपूर्ण महाजनपद था मध्य प्रदेश का। तो ये कैसे इनकी शक्ति कम होती गई और एक महाजनपद अपनी शक्ति बढ़ाता गया, ये एक समझने का विषय होता है। तो आपको पहले ही बता दें कि देखिए कुछ इसमें राजा हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला वंश माना जाता है हर्यक वंश। जब महाजनपद हुआ करते थे और महाजनपद राज्य का निर्माण लेने लगे, राज्य बनने लगे, तो ऐसे में पहला राज्य आता है हर्यक वंश। ये मगध का पहला ऐसा साम्राज्य है जिसने मगध के में साम्राज्य स्थापना शुरुआत की थी। ये आप देखेंगे तो 544 ईसा पूर्व, यानी बुद्ध के समय ही हुआ करते थे। ये 412 ईसा पूर्व तक इनका राज्य हुआ करता था मगध हर्यक वंश का। इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन नाम के राजा हुए हैं। बिंबिसार तो एक बहुत ही महान राजा था। उसने कई सारी शादियां भी की थी और कई सारे युद्ध किए थे। इस आधार पर उसने अपने मगध जनपद को महान बनाया, बहुत बड़ा बनाया। अजातशत्रु हालांकि इसका बेटा था और इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और मगध जनपद का राजा बन गया, मगध का राजा बन गया। और आखिरकार उदयन को आप देखेंगे जो एक महत्वपूर्ण शासक है। हालांकि इसके बाद इसका पतन हो जाता है। तो अजातशत्रु के शासनकाल में एक बौद्ध धर्म की संगीति भी होती है, याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म की संगीति भी होती है। चलिए हम संगीतियों के बारे में आगे बात करेंगे। फिर आप देखेंगे आगे चल के शिशुनाग वंश आ जाएगा। शिशुनाग वंश में ये जो शिशुनाग नाम का एक पहला शासक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वंश का कालक्रम होता है 412 से 344 ईसा पूर्व। तो शिशुनाग नाम का ये राजा है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने अवंती महाजनपद, ये अवंती बहुत शक्तिशाली था क्योंकि इसके आसपास भी लोहा और भी बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल थे। जबकि मगध के पास भी सेम कंडीशन थी। मगध में बहुत सारे स्रोत थे, जैसे झारखंड पास में था, यहाँ लोहे की खदानें थी। इसके अलावा इनको हाथी मिल जाया करते थे। इस तरीके से मगध शक्तिशाली होता गया। अवंती भी शक्तिशाली था लेकिन शिशुनाग ने उसको आखिरकार हरा दिया, कैप्चर कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे नंद वंश आ जाएगा। नंद वंश का कालक्रम हो जाएगा 344 से 323 ईसा पूर्व और 323 के बाद शुरू होगा हमारा मौर्य साम्राज्य, पहला अखिल भारतीय साम्राज्य जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। कुछ अगर चीजें छोड़ दी ना जाए तो सबसे बड़ा साम्राज्य था। अगर बात की जाए इनमें से सबसे बड़ा कार्यकाल किसका होगा, अगर हम महाजनपद युग की बात करें, बाकी हम मौर्य काल में देखेंगे वो अलग देखेंगे। ये महाजनपद में अगर देखें सबसे बड़ा कार्यकाल किसका होगा तो यहाँ पे होगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का। ये बिंबिसार बड़ा अच्छा राजा हुआ करता था, महान भी, मैंने अभी पहले बात की है। तो बिंबिसार का शासनकाल सबसे बड़ा था, 52 वर्ष। बाकी फिर जितने भी राजा आए बहुत कम समय के लिए आए हैं क्योंकि साम्राज्य निर्माण में ही बहुत समय लग जाता था। इसके बाद फिर खुद को स्थायी रख पाना भी मुश्किल था। तो आप देखेंगे 52 वर्ष की अवस्था तक, 52 साल तक इसने शासन किया। 52 वर्ष तक इसने शासनकाल किया बिंबिसार ने। बाकी जितने भी राजा रहे बहुत कम शासन कर पाए। इसमें से एक उदयन तथा इसके उत्तराधिकारी भी 48 वर्ष शासन कर पाए। तो ये आप याद रखेंगे महाजनपद काल की है। अब हमने महाजनपद काल देख लिया। अब इसी महाजनपद में हमने मगध की बात कर ही रहे थे। तो ये मगध जनपद लगातार बढ़ रहा था, वो इसका विस्तार हो रहा था। ऐसे में भारत में आक्रमण हो जाता है खैबर दर्रे से होकर सिकंदर का आक्रमण होता है। लेकिन सिकंदर हालांकि पोरस
को हरा देता है, जो पोरस उससे युद्ध करता है, लेकिन आखिरकार सिकंदर के जो सैनिक होते हैं ये मगध की शक्ति देखकर वापस लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सिकंदर तो नहीं हारता, लेकिन अपने लोगों के कारण सिकंदर हार जाता है, सिकंदर को वापस जाना पड़ता है। और आखिरकार इसके बाद आप देखेंगे मगध पे कौटिल्य की सहायता से या चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त अधिकार कर लेगा और फिर मगध का एक नया दौर शुरू होगा और फिर एक मगध महासाम्राज्य बनेगा। जो छोटा सा मगध था अब ये बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाएगा। पूरे इतना बड़ा साम्राज्य आप देखेंगे आगे चल के तो आपको दो ही काल में दिखेगा, या तो आपको दिखेगा मुगल काल के दौरान जितना चंद्रगुप्त का साम्राज्य था, चंद्रगुप्त का हालांकि इससे भी बड़ा था, और दिखेगा आपको अंग्रेजों के समय। हालांकि अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था ये मुगलों से अंग्रेजों से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। तो चलिए आइए बात करते हैं आज के लेक्चर पर, पहले लेक्चर पर, मौर्य काल पर। मौर्य काल, तो आइए मौर्य काल पर बात करते हैं। और मौर्य काल के बारे में अगर हम देखें, एक बेसिक जानकारी देखें कि मौर्य काल की शुरुआत क्या है, तो आपके लिए बहुत ही स्पष्ट जवाब है 322 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब समझ गए होंगे, हमने पहले ही बात की थी इसके बारे में। ईस्वी से 300 साल पहले, ईसा से, ईसा के जन्म से, और इसके बाद में हो जाएगा ये 185 ईसा पूर्व। अगर इंग्लिश में कहें तो ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, द मौर्यन एम्पायर 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चलेगा। इसके बाद में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल देखेंगे। तो आइए मौर्य काल के बारे में विस्तृत से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि मौर्य काल है क्या। तो हम जानते हैं सबसे एंशिएंट और सबसे बड़ी डायनेस्टी है, सबसे बड़ा साम्राज्य था ये अपने प्राचीन भारत का। हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है, सबसे बड़ा प्रश्न होता है जो आपके सबके मन में आना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न भी बनते हैं और आपकी जिज्ञासा का भी विषय होता है। स्रोत क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है मौर्य साम्राज्य नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था। तो इसके लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। देखिए इसमें से एक पहले तो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं। जब हमने इतिहास शुरू दिन पढ़ रहे थे पहले दिन, तो हमने साहित्यिक साक्ष्यों की बहुत ज्यादा बात की थी। तो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं, इसमें अर्थशास्त्र आ जाएगा। सबसे पहले कौटिल्य ने लिखा था ये एक राजनीति शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखिएगा। और नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन है किसका, ये राजनीति पर आधारित ग्रंथ है, ये याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। इसमें और क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस हो जाएगा, मुद्रा राक्षस नाटक, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त के प्रति जैसा नाटक होता है वो लिखा गया। ये विशाख दत्त का लिखा हुआ नाटक है, विशाख दत्त। इसमें आपके बौद्ध और जैन ग्रंथ हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा विदेशी विवरण हो जाएगा, क्योंकि विदेशी आप जानते हैं जब भारत में मौर्य काल था तो नंद एम्पायर से ही, इसके पहले से ही भारत में आक्रमण होने शुरू हो गए थे। भारत का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था ना, तो यहाँ से आक्रमण होने लगे थे भारत के ऊपर। ये आक्रमण चीन के ऊपर भी पहले हुआ करते थे, लेकिन चीन के शासक ने क्या की, एक बहुत बड़ी दीवार बना दी इनसे बचने के लिए। लेकिन भारत के शासक ऐसा नहीं कर पाए। अशोक के टाइम की ये बात है। अगर अशोक चाहते तो ऐसा कुछ बना सकते थे जिससे क्या होता कि यहाँ पे विदेशी आक्रमणकारी ना भारत में घुस पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। तो भारत में आक्रमण बहुत ज्यादा होते थे विदेशियों के। इसमें शक हुआ करते थे, कुषाण हुआ करते थे, यवन हुआ करते थे, ये सब आक्रमण करते थे। तो ऐसे में इनके कुछ विद्वान लोग भी भारत आते थे। तो इन्हीं विद्वानों में शामिल हैं स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, निरियाकस, और ऐसे ही जो ग्रंथ थे, विलियम जोन्स नाम के विद्वान हुए हैं। तो ऐसे ही ग्रंथ हुआ करते थे, यूनानी ग्रंथ। तो इसमें जब इतिहास को पढ़ा गया तो एक सेंड्रोकोटस नाम का शब्द निकला था। मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि जो विदेशी ये लिख के गए हैं ना अपने साहित्य में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेंड्रोकोटस नाम का एक शब्द लिखा था विदेशियों ने, इसका अर्थ बाद में निकाला गया जब विलियम जोन्स और बहुत सारे यूरोपीय इतिहासकार हमारा इतिहास देख रहे थे, तो उसमें निकाला गया, चंद्रगुप्त से इसकी पहचान कर ली गई कि चंद्रगुप्त ही था। जो भारत में चंद्रगुप्त था वो वहां पे यूनान में उसका नाम सेंड्रोकोटस रखा गया था। तो बहुत सारी इतिहास की गुत्थियां सुलझ गई इसके बाद में, और इतिहास लिखने में आसानी हो गई। तो इसलिए विदेशी इतिहासकार भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विदेशी शोध भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें आपके कर्टियस भी आ जाएंगे। ये सेंडोकोटस नाम का एक शब्द मिला था, इसको ये मत समझिएगा कि ये कोई इतिहासकार था। इसमें इतिहासकार में कर्टियस भी हो जाएंगे। पुरातात्विक साक्ष्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो सबसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पुरातात्विक साक्ष्य।
इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें अशोक के अभिलेख आ जाएंगे। सबसे पहले तो आप जानते हैं अशोक एक बहुत ही महान राजा था जिसने जनता से सीधे प्रत्यक्ष संवाद किया था। सोचिए उस समय के हिसाब से कि कोई राजा क्यों करेगा, राजा ये है और प्रजा ये है, तो उससे संवाद क्यों करेगा, कोई नहीं करता था, क्योंकि वहां पे बहुत तानाशाही का वो दौर था। ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत ज्यादा उत्तरदायी होते हो राजा, लेकिन अशोक ऐसा पहला राजा था जिसने अपनी जनता से संवाद करने के लिए सीधे उसने इसमें भोजपत्र चलवाए, उसने अभिलेख लिखवाए दीवालों पे, पत्थरों पे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि अशोक ने अपनी प्रजा को कलिंग युद्ध के बाद संतान के रूप में माना था। अशोक ने लिखा हुआ है, एक अशोक के जो स्तंभ हैं, अभिलेख हैं, उसमें लिखा है उसने कि प्रजा मेरे लिए संतान की तरह है। ये एक बहुत ही नई बात थी उस जमाने के हिसाब से। इसीलिए कहा जाता है अशोक ना समय से आगे का राजा था, समय से आगे आगे चल रहा था वो, और बहुत आगे चल रहा था। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब इसमें कला पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे, इसकी नीतियां पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे, अभी हम बात करेंगे, कि अशोक वास्तव में समय से बहुत आगे की सोच रखता था। तो ऐसे में अशोक के अभिलेख हो जाएंगे, शिलालेख हो जाएंगे, जूनागढ़ के अभिलेख हो जाएंगे। जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय की एक झील थी सुदर्शन झील, इसका जीर्णोद्धार हुआ था और इसको बनाया गया था। आप आगे देखेंगे इसमें भवन हो जाएंगे, उस समय के भवन जो आज ही मिलते हैं। आप देखेंगे तो आपको, जब आप बिहार में जाएंगे तो वहां पे कुछ आपको ऐसे स्थापत्य के कुछ नमूने मिल जाएंगे। अब एक्चुअल भवन तो नहीं है, खत्म हो गए लेकिन समय के साथ, लेकिन स्थापत्य के नमूने मिल जाएंगे। मुद्रा, ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं आप धातुओं से बनती है और धातुएं जल्दी खत्म नहीं होती हैं। तो ऐसे में जो मौर्य काल की मुद्रा थी, जो मुख्य मुद्रा थी, उसका नाम पण हुआ करता था। और निष्क हुआ करते थे सोने के सिक्के, लेकिन पण हुआ करता था चांदी के सिक्के। ये भी बहुत मात्रा में मिले हुए हैं, राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा मात्राएं मिले हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य काल को अध्ययन करने का, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और मुद्दों की बात करते हैं। तो हमने पुरातत्व साक्ष्य देख लिया, विदेशी साक्ष्य देख लिया। इसके अलावा पुरातत्व साक्ष्य में आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, स्तूप को भी काउंट कर सकते हैं। क्यों? स्तूप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जनजातीय परंपरा से लिए गए हैं स्तूप। अगर आप बात करें कि कहाँ से आए स्तूप, मतलब कैसे विचार आया उसको, अशोक को स्तूपों का, तो ये जनजातीय परंपरा से लिए गए हैं। तो स्तूप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभिलेख लिखे हुए हैं और इसकी बहुत सारी चीजें हैं इसमें ऐसी जो मौर्य काल को समझाती हैं हमें। चलिए, तो हमने साक्ष्यों के बारे में बात कर ली, तो अब हम कुछ और बात करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। दरअसल नंद वंश में हम जानते हैं धनानंद का शासन हुआ करता था। धनानंद का शासन हुआ करता था। ये बहुत ही अलोकप्रिय शासक हुआ करता था, जनता भी इसके साथ में नहीं थी। बहुत ज्यादा अलोकप्रिय था, क्रूर अत्याचारी शासक हुआ करता था, मदिरा वगैरह में डूबा रहता था, सोमरस में व्यस्त रहता था। ऐसा शासक था ये धनानंद। तो इसके बाद में क्या हुआ, अलोकप्रियता का फायदा उठाया कौटिल्य ने और चंद्रगुप्त ने, और आखिरकार आप देखेंगे समय के साथ चंद्रगुप्त ने इसको आपदस्थ कर दिया और खुद एक साम्राज्य की नींव रखी। तो इसलिए ये मुख्य है। चंद्रगुप्त के वर्ण के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, हालांकि इसको विभिन्न जो साहित्य उसमें अलग अलग कहा गया, किसी में क्षत्रिय कहा, किसी में कुछ भी शूद्र कहा हुआ है। लेकिन खैर ये हमारा इतना ज्यादा मुद्दा नहीं कंसर्न करे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो चंद्रगुप्त का राज्य समझ लीजिए कब से कब शुरू होता है। तो ये शुरू होता है 322 ईसा पूर्व से। ये शुरू होता है आपका 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। ये आप याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन वंश की टाइमलाइन है, यहां तक रहा। इसके बाद में उसने क्या किया अपने अंतिम क्षणों में, उसने पहले अंतिम क्षणों की बाद में बात में करेंगे, उसने इसमें बहुत ही ज्यादा साम्राज्य का प्रशासन अच्छा प्रशासन की नींव रखी। उसने इस प्रशासन के जरिए ही, क्योंकि जो मौर्य काल का प्रशासन है ना, ये अब तक के भारत के सबसे बृहद प्रशासनों में से एक गिना जाता है, एक विशाल प्रशासन के रूप में गिना जाता है। एक प्रशासन की नींव रखी, साम्राज्य का लगातार विस्तार किया, यहां तक कि उसको इस विस्तार क्रम में सेल्यूकस से भी युद्ध करना पड़ा। ये जो सिकंदर था उसी का सेनापति था, तो सेल्यूकस से युद्ध करना पड़ा। इसके बाद में हेलेना से शादी की इसने, और दोनों के बीच में कुछ संबंध भी अच्छे बन गए, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में। तो ये चंद्रगुप्त का जीवन था। इसके बाद में आखिरकार चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकारते हुए, और आखिर में जो पद्धति होती है जैन धर्म की, संथारा या संथावर,
उसके हिसाब से अपने प्राण त्याग दिए श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। तो ये चंद्रगुप्त के बारे में हमने जाना। तो आइए दूसरे राजा के बारे में बात कर लेते हैं। ये दूसरा राजा होता है बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त का पुत्र था और इसने अपने पिता के साम्राज्य को पूरी तरह से अक्षुण्ण बनाए रखा और लगातार इसका विस्तार भी किया। इसको एक नई उपाधि के नाम से जाना जाता है, जिसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अमित्रघात। इसके लगातार जो भी बाहर के देश थे, यूनान था और भी ईरान था, जितने भी देश थे, इन सब के साथ इसका बहुत ही अच्छा संबंध हुआ करता था और ये भी काफी प्रतापी राजा हुआ है। तो आखिर में अशोक नाम का राजा बनता है और इस अशोक के बारे में हम जानते हैं। अशोक का कालक्रम, तो अशोक का कालक्रम होता है 273 ईसा पूर्व से इसका 232 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहता है। याद रखिएगा, ये बिंदुसार का पुत्र था। और इसका वास्तविक राज्याभिषेक कब होता है? ये होता है 269 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। हालांकि सारे ग्रंथ अलग अलग बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक आम सहमति कि हाँ, इसका राज्याभिषेक इस काल में होता है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चलिए याद रखिए, इसके पहले अशोक क्या हुआ करता था? अशोक सम्राट बना, इसके पहले उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। इसलिए उज्जैन, वही उज्जैन जिसकी हमने बात की थी अवंतिका की महाजनपद काल में, तो उज्जैन का राज्यपाल रहा था। यहाँ पे उसने एक शादी भी की, उसने यहाँ पे विवाह भी किया और यहाँ पे बहुत सारे उसने अच्छे कार्य भी किए। खैर ये अलग विषय है, लेकिन यहाँ पे उज्जैन का राज्यपाल था इसके पहले अशोक, ये याद रखिएगा। एक जैन अनुश्रुति है, इसके आधार पे कहा जाता है कि जो अशोक ने शासन संभाला था ना, ये बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध संभाला था, क्योंकि बिंदुसार चाहता था इसका दूसरा पुत्र, बड़ा पुत्र जो है, तो वो इसका शासक बने। हालांकि अशोक ने ऐसा नहीं किया। और एक सिंघली अनुश्रुति है, या सिंघली यानी श्रीलंकन अनुश्रुति, जिसके हिसाब से इसने 99 भाइयों को मार भी दिया था अपना राज्य हासिल करने के लिए, ऐसी एक अनुश्रुति भी आती है। तो चलिए आइए कुछ स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं और अशोक से संबंधित, ताकि हमको कुछ आसानी हो जाए। एक यहाँ पे चीज याद रखिएगा, इसको बुद्ध शाक्य कहा जाता है अशोक को। ये भी कभी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। क्यों बन सकता है ये प्रश्न? क्योंकि आप जानते हैं भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता था। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि, शाक्य गणराज्य संबंधित थे शाक्य मुनि, तो अशोक को बुद्ध शाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये अशोक ने क्यों कहा जाता है? क्योंकि अशोक ने खुद को कहा है शाक्य मुनि। जो मास्की का शिलालेख है ना, मास्की शिलालेख में अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा हुआ है। तो आइए अब हम बात करेंगे अशोक की अन्य नीतियों पर। तो अभी तक हमने ये मौर्यन एम्पायर को देख लिया, इसका टाइम पीरियड देख लिया, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लिया और हमने इसके पुत्र के बारे में भी जान लिया। चंद्रगुप्त ने कैसे विस्तार किया साम्राज्य का, हमने ये पूरा देख लिया था। कैसे इसने भारत का जो साम्राज्य था, ये छोटा सा मगध साम्राज्य हुआ करता था, इसको पूरे भारत में एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे आप अगर ये मदुरई वाला क्षेत्र छोड़ दें तो ये एक्सेप्शन, तो ये पूरा कवर कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ उसने असम के आसपास का भी कुछ क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट का छोड़ दिया था और बाकी ये पूरा साम्राज्य मगध साम्राज्य के अधीन हो गया था। ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? ये मुमकिन हो पाया तो एक प्रशासनिक संरचना के कारण। अशोक ने चाणक्य की मदद से ऐसी प्रशासनिक संरचना बनाई कि पूरा साम्राज्य अशोक के कंट्रोल में रहा। पूरा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक के कंट्रोल में रहा और बहुत ही अच्छी तरीके से ये लगातार ग्रोथ करता रहा, बहुत ही तरीके से आगे बढ़ता रहा ये साम्राज्य। तो ये हमने चंद्रगुप्त के बारे में जानी थी चीजें। अभी हम देखेंगे आखिर ये प्रशासनिक संरचना ऐसी क्या थी, अभी सब कुछ हम समझेंगे। और तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने जाना, ये बिंदुसार के बारे में भी हम देख चुके हैं, अमित्रघात इसको कहा जाता है। अशोक के बारे में हम जान रहे हैं, तो हमने अशोक का बेसिक परिचय जान लिया है। अब अशोक की कुछ नीतियों के बारे में जानते हैं, ताकि इससे हमें पता चल सके कि अशोक अलग क्यों है सबसे। क्योंकि आप देखेंगे ना, ये भारत के अन्य राजा देखेंगे और यहाँ पे अशोक को देखेंगे तो आप बहुत सारा अंतर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अलग चीजें थी। अशोक ने बहुत ही अलग तरीके से कार्य किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हैं उस समय युद्ध वगैरह, पावर, हार्ड पावर, यही सब चलता था। युद्ध किया जाता था या फिर सॉफ्ट नीति से कम काम लिया जाता था। लेकिन अशोक ने क्या किया? अशोक ने कलिंग युद्ध होने के पश्चात एक उसने नई घोषणाएं करवाई, जनता को प्रजा माना और इसके साथ बौद्ध के धम्म एक प्राकृत भाषा का शब्द है और जब इसको हम
प्रॉपर हिंदी में लेते हैं तो धर्म कर देते हैं। तो उसने जियो और जीने दो की नीति को एक्सेप्ट किया। जियो और जीने दो की नीति को उसने एक्सेप्ट किया और अपनी जो राजदूत भेजे जाते थे इसकी जगह पर उसने धर्मदूत भेजने शुरू किए। सोचिए मतलब कितना बड़ा दृष्टिकोण था उसका कि उसने राजदूत की जगह धर्मदूत का सहारा लिया और इस तरीके से उसने सॉफ्ट नीति को सहारा लिया, सॉफ्ट नीति को एक्सेप्ट किया। आप देखते हैं आज के टाइम में सॉफ्ट नीति चलती है, कूटनीति होती है। ये तो अशोक ने आज से मतलब ईसा से ही 200 साल पहले कर दिया था। तो सोचिए कितना महान दृष्टिकोण था। जियो और जीनो दो की नीति पे इसने लिया। इसके अलावा इसके जो शिलालेख बताते हैं उसके हिसाब से बहुत ही सहिष्णु हुआ करता था। मतलब ऐसा नहीं कि ये बौद्ध धर्म का है तो किसी और धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसने सभी धर्मों का खुल के स्वागत किया और सभी को बढ़िया तरीके से मौके दिए। आप जिसको मानना चाहे माने और कभी भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसी पर जबरदस्ती कोशिश नहीं की ऐसी। तो ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। इसके अलावा हमें अशोक के अभिलेखों से पता चलता है इसने पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। इसने पशुओं के जो मतलब बहुत ही अनावश्यक तरीके से हानि पहुंचाई जाती थी पशुओं को, उनकी जो वध किया जाता था उनका, उस पर रोक लगाई। इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा आज हम देखते हैं कि लोक ईस्ट नीति सुनते जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, तब आप जानेंगे कि लुक ईस्ट नीति क्या होती है, एक्ट ईस्ट नीति क्या है। इसके अलावा तो इसने उस समय पे लुक वेस्ट एंड लुक ईस्ट नीति की इस पे झलक मिलती है हमें। कैसे मिलती है? एग्जाम्पल के तौर पे जब अशोक ने अपने धर्मदूत भेजे तो ये धर्मदूत दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में गए। अगर ये भारत है तो श्रीलंका में भी भेजे अशोक ने धर्मदूत। अशोक ने यहाँ पे जो साउथ ईस्ट कंट्री है यहाँ पे भेजे। चीन में भी अशोक ने भेजे। इसके अलावा और भी जो यूनान है, यूरोप है, यहाँ पे भी अशोक ने हर जगह दूत भेजे अपने। इस आधार पे क्या हुआ, अशोक ने उनके साथ राजनीतिक संबंध भी स्थापित किए और धर्म के माध्यम से धार्मिक संबंध भी स्थापित किए। तो ये अशोक की जो नीति थी सबसे अद्वितीय थी उस जमाने में। और ये सब कैसे वो कर पाया? चाणक्य की बहुत सारी सहायता ली उसने और उसने खुद के अपने विवेक पे भी किया। अगर एक शब्द में कहें तो चाणक्य का जैसे कि जो बिहेवियर था और चाणक्य का जो दृष्टिकोण था ये बहुत ही यथार्थवादी हुआ करता था। चाणक्य समझा करता था कि सामरिक हमें गठबंधन करने चाहिए, हमें अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, हमें आसपास के राजाओं को पराजित करना चाहिए। लेकिन जो अशोक था ये समझता था कि ऐसा कुछ नहीं हमें करना चाहिए, हमको आदर्शवादी रहना चाहिए और हमको अन्य दृष्टिकोणों से काम लेना चाहिए। युद्ध हमें सबसे अंतिम विकल्प मानना चाहिए। ये इनका अलग ही अशोक का एक दृष्टिकोण हुआ करता था। तो इनके कुछ शिलालेख भी अशोक के मिलते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो इनके शिलालेख कई तरीके से मिलते हैं। इसमें से बृहद 14 शिलालेख हैं। बृहद 14 शिलालेख हैं। ये क्या है 14 शिलालेख? दरअसल अशोक ने भारत के विभिन्न भागों पर ये शिलालेख खुदवाए थे। ये जनता को संबोधित करने के लिए उसका सीधा एक तंत्र था। इसमें आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। जैसे 14वां शिलालेख है, इसमें आपको मिलेगा धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया जनता को अशोक ने। ऐसे ही आपको मिलेगा 11वां शिलालेख जिसमें धम्म नीति के बारे में उसने बात की है। धम्म नीति के बारे में बात की है 11वें शिलालेख में। ऐसे ही आपको 7वां मिलेगा, इसमें सहिष्णुता पर जोर दिया है कि मतलब कोई भी पंथ किसी पंथ पे जबरदस्ती आरोप सिद्ध नहीं करेगा, आरोप नहीं लगाएगा और जबरदस्ती दबाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे ही आपके दूसरा शिलालेख है। दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सा की बात करता है। पहले शिलालेख में संतान कहता है, वो सारी प्रजा को संतान के रूप में कहता है। ये बृहद शिलालेख हैं। इसके अलावा आपने और भी देखे होंगे कुछ शिलालेख होते हैं जैसे कि अशोक का आपने नाम जरूर सुना होगा मास्की शिलालेख, मास्की अभिलेख। तीसरा गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा। चौथा आपने सुना होगा इसमें भाब्रू। तो इस तरीके की भी आपने बहुत सारे अभिलेख सुने होंगे जो अशोक से ही संबंधित हैं। इसमें बहुत कुछ में सब में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आपको बस ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है ताकि आपको मेजर चीजें याद हो जाएं। इसमें से अशोक की जो अधिकतर अभिलेख है ना, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। यहां से ये प्रश्न बनता है, ब्राह्मी लिपि। लिपि का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। ये तो अभिलेख हो गया, लेकिन ये अभिलेख किसी भाषा में लिखे गए होंगे ना। जैसे मैं ये देवनागरी लिपि में लिख रहा हूँ, ब्राह्मी लिपि आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही इसकी अलग अलग लिपियां रही हैं। तो इसकी 2 लिपियां हैं, 2 अभिलेख हैं, शाह बाजगढ़ी
तथा मानसेहरा। मानसेहरा ये खरोष्ठी लिपि में है, याद रखिएगा, खरोष्ठी। ये खरोष्ठी लिपि एक और चीज होती है, जैसे हम ये भाषा लिखते हैं तो हम लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ, यहां से हम शुरुआत करते हैं ना, लेकिन खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो ये इसका मतलब समझ लीजिएगा। तो खरोष्ठी लिपि में ये दो अभिलेख लिखे हैं, पाकिस्तान में है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये आप याद रख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अशोक का एक बहुत ही बड़ा योगदान है कला के क्षेत्र में। धम्म, अशोक का हमने धम्म देख लिया। अशोक का ही नहीं, पूरे मौर्य साम्राज्य का योगदान है कला में। कला में आप देखेंगे पत्थर की बहुत ही शानदार संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी इस काल में। जैसे आप देख सकते हैं, सारनाथ को ही देख सकते हैं, सारनाथ जिसमें आप हंसता हुआ शेर देखते हैं, जो भारत का आजकल राष्ट्रीय चिन्ह भी, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अभी संसद के ऊपर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण भी किया था। 6.5 मीटर के आसपास का ही सारनाथ का चिन्ह जो संसद के ऊपर लगा है, तो ये अशोक के काल से ही आया हुआ है। इसके अलावा एक आपने धर्म चक्र देखा होगा, जो हमारे तिरंगे झंडे में भी होता है, ये भी अशोक के काल से ही आया। इसके अलावा रामपुरवा का बैल हो गया, रामपुरवा का बैल राष्ट्रपति भवन में आपको देखने को मिलेगा, तो और ये बहुत ही शानदार है। तो ये सारी संरचनाएं, पत्थर की जो मूर्तियां बनाई थी, प्रस्तर मूर्तियां बनाई गई थी, तो ये सब संभव हुआ, ये मौर्य काल में संभव हुआ। आप देखते भी हैं बहुत सारी मूर्तियां, इसमें आपको बहुत सारे स्तूप भी देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर सांची का स्तूप अशोक के कार्यकाल में इसको निर्मित किया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कला के क्षेत्र में भी इनका बहुत योगदान था, इनका धम्म के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा साहित्य भी इनके काल में खूब पोषित हुआ, विभिन्न प्रकार की किताबें हुई, यहाँ पे लिखी गई। इसके अलावा में आइए हम बात करने वाले हैं अब हम बात करेंगे जो हमारा मुख्य था प्रशासन के बारे में। यहां से क्योंकि प्रश्न बनेंगे आपके, तो आपको पता होना ही चाहिए कि आखिर क्या था अशोक का प्रशासन या मौर्य काल का प्रशासन। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जब प्रशासन की बात करते हैं तो हमें इसमें चाणक्य के एक दृष्टिकोण को समझना होगा। चाणक्य ने राज्य के लिए एक साप्तांग सिद्धांत दिया था। साप्तांग, क्योंकि अगर मौर्य वंश स्थिर रह सका तो इसमें चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। तो साप्तांग सिद्धांत है चाणक्य का, ये आपके लिए जानना जरूरी है, इसमें प्रश्न बनते हैं सीधे एग्जाम में। तो उसने जो साप्तांग सिद्धांत है, इसमें राज्य की एक निरंकुश अवधारणा उसने पाई थी कि राजा को कैसा होना चाहिए। राज्य के कौन कौन से 7 अंग होते हैं, साप्तांग यानी राज्य के 7 अंग, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें उसने राजा कहा है। राजा कैसा होता है, राजा एक सिर की तरह होना चाहिए। मतलब एक अगर मानव की शरीर ले लें तो इसमें सिर होता है, जो ब्रेन होता है, सबसे मतलब मुख्य कार्य होता है उसका राजा। अमात्य, ये 7 सिद्धांत हैं उसके, पहला दूसरा 7 अंग है उसके। अमात्य किसकी तरह होता है, अमात्य होना चाहिए आंख की तरह। तीसरा होता है जनपद, जनपद जंगह की तरह होनी चाहिए। चौथा होता है दुर्ग यानी किला, ये होना चाहिए आपकी बाह की तरह। 5वां होना चाहिए कोष मुख की तरह होना चाहिए यानी धन। 6वां होता है दंड या सेना, तो सेना आपकी मस्तिष्क की तरह होती है। और 7वां होता है मित्र। तो मित्र कैसे होने चाहिए, कान की तरह होने चाहिए। मित्र कैसे होने चाहिए, कान की तरह होनी चाहिए। और दंड सेना मस्तिष्क की तरह होनी चाहिए। तो ये चाणक्य ने 7 सिद्धांत दिए थे। इस आधार पर उसने माना था किसी राज्य को ऐसा होना चाहिए, ये चाणक्य का मानना था। और चाणक्य का राज्य लोक कल्याणकारी अवधारणा पर तो था, लेकिन चाणक्य ये भी चाहता था कि अगर राज्य को इकट्ठा करना पड़े, एकीकृत करना पड़े, तो उसके लिए थोड़ा निरंकुश भी हुआ जा सकता है। चंद्रगुप्त भी ऐसा ही शासक हुआ करता था। तो ये महत्वपूर्ण है। बाकी इतना जान लीजिए, मौर्य काल का जो पूरा राज्य था ये लोक कल्याणकारी था, इसमें बहुत ध्यान रखा जाता था प्रजा के लिए, इसीलिए इतना बड़ा राज्य खड़ा किया गया था और इतने सारे प्रशासन खड़ा किया गया था। तो आइए अब बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन पर। तो मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था आखिर, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसको भारत के सबसे बृहद प्रशासन में से एक गिना जाता है। तो अगर हम बात करें मौर्यकालीन प्रशासन की, तो इसमें सबसे ऊपर तो अमात्य हुआ करता था, जो हम जानते ही हैं, ये प्रधानमंत्री माना जाता था राजा का। इसके अलावा कुछ अध्यक्ष हुआ करते जहां से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पन्याध्यक्ष, मतलब ये अगर इतना बड़ा साम्राज्य है ना, तो इसको लागू करने के लिए बहुत सारे राज्यपाल हुआ करते थे। इसके अलावा अलग अलग इसमें अध्यक्ष लगाए गए थे, ताकि
जो साम्राज्य के अध्यक्ष हैं, जो मुख्य अधिकारी हैं, ये उस विभाग को अपने संभाले और इसके बाद सीधे ये राजा को ही सारी जानकारी दें। राजा के पास सबका लिंक हुआ करता था, सबका जुड़ाव हुआ करता था, सब राजा के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। जितने भी बड़े बड़े पद बनाए गए थे, बड़े बड़े राजा, जैसे पन्याध्यक्ष को ले लिया जाए तो वाणिज्य का अध्यक्ष हुआ करता था। जो भी राज्य में वाणिज्य होना है तो इसका अध्यक्ष हुआ करता था। ऐसे ही पोतवाध्यक्ष हुआ करता था। पोतवाध्यक्ष का क्या अर्थ था? पोतवाध्यक्ष का अर्थ हुआ करता था मापतौल विभाग का अध्यक्ष। मापतौल, अगर इसमें कोई परेशानी हुई तो इसके लिए ये उत्तरदायी होगा। मतलब बाकायदा देख रहे हैं आप कैसे जवाबदाही जैसा एक पूरा क्रम चलाया गया था, एक बेहद प्रशासन बनाया गया था। आज भी हमारे यहाँ पे ये लागू होता है, हालांकि नाम बदल गए हैं लेकिन आज भी लागू होता है। ऐसे ही हुआ करते थे और भी, जैसे सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का अध्यक्ष हुआ करता था। तो ये सारे ऐसे अधिकारी हुआ करते थे, मुख्य अधिकारी। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें कुछ और हैं, 2-3 पद और हैं। समाहर्ता, इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में ऑलरेडी। तो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था ये। राजस्व विभाग का अधिकारी कह सकते हैं या प्रधानमंत्री, राजस्व का अधिकारी। ठीक है। और एक हुआ करता सन्निधाता। सन्निधाता का क्या अर्थ है? ये राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करता था। राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करता था ये। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें प्रदेष्टा, तो प्रदेष्टा का मतलब होता था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। इसमें कर्मांतिक भी आप देखेंगे आगे, उद्योगों कारखानों का निरीक्षक, आगे देखेंगे आप दंडपाल भी देखेंगे, सेना सामग्री जुटाने वाला अधिकारी, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश देखेंगे आप। तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हुआ करते थे। बृहद प्रशासन हुआ करता था मौर्य काल में। तो यही इसी का कोर था, यही इस राज्य के, इतने बड़े साम्राज्य के खड़े होने का कारण हुआ करता था। और जब तक मौर्य रहे ये प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहा। हालांकि अंतिम मौर्य शासक के काल में ये प्रशासन थोड़ा क्षीण हो गया और आगे चल के पुष्यमित्र शुंग ने उसको बंद ही कर दिया, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का। आइए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात कर लेते हैं। आखिर क्या थी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था? तो मौर्यकालीन में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए अर्थव्यवस्था आई कैसे। आप जानते हैं जब वैदिक काल चल रहा था, वैदिक पीरियड, तो इसमें उत्तर वैदिक काल में जो कबीले हुआ करते थे उनका एक जो मुखिया हुआ करता था उसने राजा का रूप लेना शुरू कर दिया था, राजा जैसा बनना शुरू कर दिया था। इसके आधार पर बहुत सारे लोगों ने कृषि शुरू कर दी थी। कृषि करना क्यों? क्योंकि आप जानते जो पूरे वैदिक काल था वो पशुचारण था उसमें प्रमुख पेशा, लेकिन यहाँ पे कृषि एक प्रमुख पेशा था। तो ये जो लोग थे इन्होंने दूर दूर तक फैलना शुरू कर दिया। ऐसे ही जब महाजनपद काल आया तो जिनके पास भूमि हुआ करती थी वो खूब किसानी किया करते थे, बहुत खेती किया करते थे। आगे चल के यही चीज बढ़ती गई और मौर्य काल में आप देखेंगे कृषि एक मुख्य पेशा बना और बहुत बड़े लेवल पर कृषि होने लगी। तो इसका फायदा क्या हुआ? इससे बहुत ज्यादा कर राजाओं के पास पहुंचा और राजाओं ने खुद ही जो अपने संरक्षण में भूमि थी उसको भी रखा, जिसको सीता भूमि कहा जाता था। सीता भूमि, ठीक है, इसको सीता भूमि कहा जाता था, जो भूमि राजाओं के पास हुआ करती थी। तो कुल मिला के कृषि बहुत ज्यादा बढ़ती गई। कृषि एक मुख्य पेशा बन गया, कृषि एक मुख्य स्रोत बन गया अर्थ का। उस जमाने में 1/6 जो कृषक हुआ करते थे इन पर इनसे जो इनका उपज था इसका 1/6 भाग लिया जाता था। तो ये आपके लिए यही महत्वपूर्ण है जानना कृषि के बारे में। अर्थव्यवस्था संबंधित एक बहुत ही मुख्य बात है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और ये जो सीता भूमि इसके जो रख रखाव करता था उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो हमने अर्थव्यवस्था के बारे में देख लिया। इसके अलावा सिक्कों के बारे में देख लेते हैं। तो जो मौर्य काल के मुख्य सिक्के थे चांदी के हुआ करते थे, इनको पड़ कहा जाता था। ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। इसके अलावा निष्क नाम का एक शब्द मिलता है, ये सोने के सिक्के के लिए जारी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमने मौर्य काल के बारे में बहुत ही बेसिक बात की। डिक्लाइन की बात करें मौर्य काल की तो देखिए सबसे बड़ा इसका कारण तो ये था कि ये इतना बड़ा साम्राज्य था कि जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि जब तक महान राजा इसमें रहे, अशोक जैसे राजा रहे, चंद्रगुप्त रहे, तब तक इसका केंद्रीकरण बरकरार रहा। लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हुई या फिर जैसे ही यहाँ पे योग्य राजाओं की कमी हुई तो ये बिखराव होने लगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे ये पूरा साम्राज्य बिखर जाता है और अंततः बृहदत्त की मृत्यु हो जाती है और सीधे पुष्यमित्र इस राज्य को संभाल लेता है जो उसका सेनापति था। तो बहुत सारे लोगों ने इसके अलग अलग कारण बताए हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, हरिप्रसाद शास्त्री,
हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं धार्मिक नीति इसका कारण थी, ब्राह्मण विरोध के कारण इसको इस साम्राज्य का कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। हेमचंद्र राय चौधरी इसके बारे में बताते हैं सम्राट अशोक की अहिंसक नीति ने बहुत ज्यादा अहित किया इस साम्राज्य का। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ, जो ये राजा हुआ करते थे अहिंसक नीति ने इनको दबा नहीं पाया अशोक। तो ऐसे में क्या हुआ, ये जो राजा जब तक अशोक रहा शांत रहे, इसके बाद में इन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया। और वैसे भी आप देखेंगे जब तक अशोक रहा अहिंसा की नीति की अशोक ने ही अपनाई है। अशोक अपनी अहिंसा की नीति से किसी और को प्रभावित नहीं कर पाया, सिर्फ खुद ही प्रभावित हो पाया अशोक। तो ये भी एक कारण है। और इसके अलावा डी कोशाम्बी जी बताते हैं आर्थिक व्यवस्था का संकट, तो अर्थव्यवस्था कारण बताते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो उस विद्वान लोग कहते हैं मौर्य साम्राज्य के कोलैप्स के बारे में या पतन के बारे में। हालांकि इसका बहुत बड़ा योगदान है भारत के इतिहास में। आपको देखेंगे अगर पाएंगे तो मौर्य साम्राज्य ने बहुत कुछ दिया है भारत को। पहली बात तो एकीकरण किया। जब हमसे अंग्रेज कहते थे कि आप तो कभी एक राज्य रहे ही नहीं है, कभी आप एक राष्ट्र रहे ही नहीं है, तब हमने उनसे कहा था कि आप देखिए अर्थशास्त्र में कौटिल्य एक राष्ट्र की बात करता है भारत की। यहाँ पे शास्त्रों में जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्ष जैसे शब्द मिलते हैं। हमारे शास्त्रों में जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते ऐसे हमको शब्द मिलते हैं। इस आधार पे हमने अंग्रेजों से कहा, चर्चिल जो थे प्रधानमंत्री, उनसे कहा कि भारत हमेशा से एक राष्ट्र था। और आप देख लीजिए, आप जब चले जाएंगे ना तो भारत फिर से एक राष्ट्र बनेगा। क्योंकि वो कहते थे कि आपके जो प्रांत हैं इनमें इतनी ज़्यादा दूरी है जितनी दूरी जो ब्रिटेन है और पोलैंड में भी नहीं है, तो इसलिए आप एक नहीं रह पाएंगे। तब हमने अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल दिया था उनको। तो ये आपके लिए इतिहास की समझ के लिए ये बात बेहतर थी। लेकिन आप याद रखिए बहुत कुछ दिया है मौर्य साम्राज्य ने। एक अखिल भारतीय का गठन किया, इसके अलावा एक प्रशासन व्यवस्था सिखाई हमें, कुछ हमें साहित्य सिखाया, हमको कला सिखाई, खास तौर पर से हमको मूर्ति कला में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये सारी चीजें थी जो हमें प्राप्त हुई हैं कहाँ से, मौर्य साम्राज्य से। तो याद रखिएगा बृहदत्त जो था अंतिम मौर्य शासक, इसका अंत हो गया था बृहदत्त। ठीक है, आगे बात करते हैं पोस्ट मौर्यन पर या फिर उत्तर मौर्य काल पर बात करते हैं अब। तो हमने लीगेसी की पहले ही बात कर ली है, इसके बारे में सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया लगभग। हमने इसमें सारी अध्यक्ष प्रशासन का डिस्कस कर लिया, हमने वाणिज्य व्यापार अर्थव्यवस्था डिस्कस कर ली, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और इसकी लीगेसी भी हमने डिस्कस कर ली। चलिए मिलते हैं पोस्ट मौर्यन पे।